नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आज जिस हमारे गेस्ट को आप देख रहे हैं, आपका अगर मैं परिचय कराऊं तो आपका नाम है मुजफ्फर चौधरी साहब। सबसे पहले आइए स्वागत कर लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं मुजफ्फर जी को। मुजफ्फर जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। दर्शकों, हमारे पड़ोस में बैठे हैं, यानी स्क्रीन के पड़ोस में बैठे हैं, और जहां से मुजफ्फर जी आते हैं वो देश भी हमारे पड़ोस में है, यानी मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो कभी हमारा ही था। अखंड भारत वाले आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा ही है। तो पाकिस्तान से आते हैं मुजफ्फर जी। मुजफ्फर जी से कुछ बातें करेंगे। मुजफ्फर जी का परिचय अगर मैं आपको दूं तो जो इनकी और परिचय है उसके अलावा जिससे कि आपका हमारा रास्ता बैठता है, हमारा आपका संबंध बैठता है, वो है ये एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। परफेक्ट रिएक्शन इनका एक चैनल है, और आप इनके चैनल पे जाएंगे तो आपको इस तरह के कंटेंट देखने को मिलेंगे। ये पाकिस्तान की जमीन पर रह के वहां की माइनॉरिटी, और जब मैं पाकिस्तान में माइनॉरिटी की बात करता हूं तो हिंदू विशेष तौर पे जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनके मुद्दों को ये बहुत ज्यादा उठाते रहे हैं। जमीन पर जाके उठाते हैं, सिर्फ स्टूडियो में बैठ के विमर्श के स्तर पर, चर्चा के स्तर पर नहीं। तो आइए जरा मुजफ्फर जी के हवाले से ये जाने कि पाकिस्तानी हिंदुओं का क्या हाल है, उनका क्या समाचार है, जमीन की क्या ऐसी बात है जो हम आप स्थापित मीडिया के माध्यम से या बाकी किसी और जरिए से नहीं जान पाते। मुजफ्फर जी, एक बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी आपका जी। एक हिंदुस्तानी अपने तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान में बंटवारे के बाद रह गए हिंदू जो आज वहां की अक्सरियत हैं, माइनॉरिटी हैं, उनका जमीन पर क्या हाल है, क्या समाचार है, क्या हालो हवाल है। बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का। अब अब देखें, जब पाकिस्तान बना सबको पता है कि जो हमारा एक झंडा है पाकिस्तान का, उससे शुरू करूंगा कि सबज निशान यहाँ पर शो करता है कि ये मुसलमान है, और जो वाइट निशान है वो शो करता था कि ये हमारी अकलियत या मिनॉरिटी है। जो उस वक्त के जो परसेंटेज है उसके हिसाब से तकरीबन 25% बनती थी। चौथा हिस्सा था हमारी कुल आबादी का, माइनॉरिटी का। अब अगर बात की जाए, हम अब दादो शुमार में जाएं, कैलकुलेशन में जाएं, तो उनकी तादाद अब ना होने के बराबर है चुकी है, तकरीबन 1.5 से 2% है। और उसमें भी बहुत तेजी के साथ कमी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। खासतौर पर जो हमारी मिनोरिटी है, एक मखसूस जो हमारा सूबा है सिंध के अंदर, जो हिंदू मिनोरिटी है, या बलूचिस्तान में कुछ एरियाज हैं वहां पर है, वो सुकड़ गई इनकी तादाद। और उसकी मेन रीजन बहुत सारी उनकी वजूहात हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी वजह यह है कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर बराबरी के हकूक नहीं दिए गए किसी भी तरह से। अगर वो तालीम का निज़ाम हो, अगर वो तालीम अगर कोई हासिल कर भी लेता है, तो अगर उसे नौकरी हासिल करनी हो तब उसे नौकरी में अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। इन सब से ये देखें, ये तो एक मुआशी मसाइल है, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि उनको जो दरपेश है पाकिस्तान के अंदर, वो फोर्स कन्वर्जन का है। कि उनकी जो इज्जतें हैं, उनकी जो बच्चियां हैं, वो पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। खास तौर पर जो एरिया है रहीम यार खां से लेके सखर का एक दरमियानी इलाका है, वहां पर ये काम बहुत ही शदोमत के साथ होता है। और उसके अंदर एक खास पर्सनैलिटी है, अब्दुल खालिक मियां मिठा उनका नाम है, वो उसके अंदर मुलव्वस हैं। और उन्हें भरपूर ये समझे कि स्टेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन दी जाती है, और उनके कारिंदे हैं उस इलाके के अंदर। बहुत इसके ऊपर काम हो रहा है। हिंदुओं की जो बच्चियां हैं उनको वर्गलाया जाता है, उन्हें प्यार मोहब्बत का लालच, किसी को कोई लालच, किसी को कोई लालच। इस तरीके से उस वजह से जो हिंदू हैं वो ये समझते हैं, हमारे जो भाई हैं, कि उनकी बच्चियां जो हैं, वो अगर वो स्कूल जा रही है, किसी अगर यूनिवर्सिटी लेवल तक तो खैर पहुंचती, बहुत कम बच्चियां पहुंचती हैं, तो स्कूल या कॉलेजेस तक अगर जब उन्हें यही खतरा होता है कि कहीं उनके साथ कुछ इस तरह का वाकया ना हो जाए। पिछले माह सुहाना शर्मा नामी एक लड़की थी, 12-14 साल की, उसे अगवा करके कन्वर्ट किया गया। बाद में जो है कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आए, कुछ इंटरनेशनली प्रेशर पड़ा तो उसको वापस किया गया। अभी मुझे खबर मिली है कि पिछले हफ्ते में, बल्कि इसी हफ्ते में, 2 लड़कियां और
एक इलाके से, उनको भी फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है, और वो भी फिर दोबारा उनका बाप जो है वो दुआई देता हुआ पहुंचा है वहां पर। तो कुछ इंटरनेशनल अब प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पर ना, उस वजह से उसको वापस तो किया गया, लेकिन आगे लोग डर रहे हैं कि उनकी वो घरों से नहीं निकलने देते बचिए। मैंने कुछ ऐसे इलाके विजिट किए थे कि जहां पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो 8-10 अगर घर हैं तो वो सिर्फ अपने हद तक ही महदूद रहते हैं, वो अपनी बच्चियों को बाहर जाने ही नहीं देते कि कोई इस तरह का वाकया पेश ना आ जाए। बहुत मसाइल हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उन मसाइल के ऊपर ना तो वो हिंदू भाई हमारे आवाज उठाते हैं, और ना ही जो उनके जो नुमाइंदगान है जो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, मैं उनके साथ भी मिला हूँ। मैंने उनके मसाइल जो हैं, मैंने उनको मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन फिर भी मैंने चाहा, मैंने कोशिश की कि चले, पता नहीं इनको पता है या नहीं है। मैं जो उनके एमपीए हैं उनसे मैं मुलाकात की, मैंने उनको बताया कि यार ये आपके यहाँ पर ये मसाइल है, आपकी कम्युनिटी को बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। तो आफ्टर मैंने कहा आप मुझे इंटरव्यू दें, मुझे बताएं आपके जो मसाइल मैं पूरी दुनिया के सामने रखता हूँ। कहते भाई मैं आपके सामने इस तरह फेस टू फेस तो बात कर लूंगा, लेकिन ऑन द कैमरा मैं बात नहीं कर सकता। और भी मैंने बहुत सारी वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी के जो सरकर्दा लोग हैं उनसे मुलाकातें की हैं। पंडित जो थे बड़े जो उस एरिए के, उनसे मैंने मुलाकात की, उनसे मैंने पूछा, बल्कि उनको बताए भी, मसाइल बताए कि ये आपके लोग जो हैं, उन्होंने फिर मुझे फैक्ट एंड फिगर रखे कि जी पिछले 2 माह के अंदर तकरीबन 50 से 60 हजार जो है हिंदू वो इस एरिए से, सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से वो छोड़ के जा चुके हैं। इतने मसाइल हैं उनके, ना तो उनके गांव अगर आप जाके देखें ना सर, गांव में ना तो सड़कें हैं, ना वहां पर बिजली है, ना वहां पर पीने का पानी है, ना वहां पर स्कूल है। तो वो तो एक ऐसे ही लग रहा है कि जैसे एक जंगल के अंदर आप कोई आज से कोई 200-300 साल पहले कोई गांव होते थे, इस तरह के वहां पर जो उनके हालात हैं। ना तो वो खुद बेचारे, उनकी आवाज अगर कोई उठाता भी है तो आवाज सुनता कोई नहीं है, और अगर कोई इस तरह की प्रॉपर आवाज उठाए जाती है तो उसकी आवाज को वैसे ही बंद कर दिया जाता है। तो यही वजह है कि अब जो 26-25% जो आबादी थी अब 2% तक सिकुड़ कर रह गई है, और आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर मुझे पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू नजर नहीं आ रहा कि जो ये समझेगा सोचेगा कि मैं इस मुल्क के अंदर महफूज हूँ। तो इसमें देखें, सबसे ज्यादा अगर हम कहते हैं कि जी स्टेट कुछ नहीं कर रही, स्टेट कुछ नहीं कर रही, तो मैं एज ए पाकिस्तानी शहरी, एज ए मुस्लिम, मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों का, तमाम मुसलमानों का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि जो इनसे नफरत करते हैं यहाँ पर, इनको अपने साथ नहीं बैठने देते, इनको उनके बर्तन अलग, आप देखें कि बर्तन अलग हैं। होटल के अंदर अगर जाते हैं तो उनको पहले वो पूछा जाता है कि जी आप मुसलमान हैं या नहीं है। असल में जो कुछ ऐसे होते हैं, उनके लिबास से या उनके कता वजह से पता चल जाता है कि ये हिंदू है, तो उनको पहले ही वो कहते हैं कि जी आपके बर्तन जो है अलग हैं। या उन होटल में अगर बर्तन नहीं होंगे तो उनको बोला जाता है कि जी आपको ये बर्तन हम दे देते हैं, तो आप इसकी पेमेंट, फिर बर्तनों की पेमेंट कर दें, और या बर्तन फिर आप अपने साथ वापस ले जाएं। उनके बर्तनों को, जो बर्तन इस्तेमाल शुदा बर्तन होते हैं, उनको मुसलमान वहां पर हाथ नहीं लगाते। उनके साथ आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, एक मैंने मुसलमान को बोला कि इसके साथ हाथ मिलाओ, वो हाथ मिला के उसने हाथ पहले धोया है। जहां पर इतनी नफरत होगी, इस तरह होगी। मैं आपको ये बताऊं, मुझे वो पंडित जो है उन्होंने खुद बताया कि मैं एक दफा कुछ मेरा दिल चाहा कि मैं खाने के लिए जाऊं, तो मैं वहां पर गया, एक रेडी के ऊपर मैंने वो दही बल्ले जो होते हैं वो लिए उनकी प्लेट में। जब मैं खा रहा था तो मुझे पहचान लिया किसी वहां पर मुसलमान ने, और मुसलमान इकट्ठे हो गए, मुझे घेरा डाल लिया उन्होंने। और घेरा डाल, उन्होंने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम ये यहाँ पर बताए बगैर मुसलमानों की प्लेट में आपने ये खाना शुरू कर दिया है। तो वो कह रहा मैं बड़ी मुश्किल, मेरा क्योंकि जान पहचान थी, पुलिस में मैंने फोन किया और बड़ी मुश्किल मेरी वहां पर जान छूटी। ये जब जहां जिस मुल्क के अंदर, जिस एरिया के अंदर इस तरह के हालात हो, इतनी नफरत हो और इस तरह के हालात हो, तो वहां पर कौन रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो हिंदू है जहाँ पर ना इज्जत महसूस है, महफूज है उनकी, ना उन्हें कोई सहूलत दी जा रही है, ना उनके पास कुछ और चीजें हैं, तो वो उन्होंने बेचारों ने फिर भागना ही है। यहाँ पर वही रहेगा कि जिसका बस नहीं चलेगा। अगर बॉर्डर इनके लिए ओपन कर दिया गया तो यहाँ पर एक भी हिंदू नहीं बचेगा। तो ये बहुत ही हिंदू भाइयों की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर खराब है। ठीक बात। मुजफ्फर भाई, आपने जब ये कहा
कि हमारा जो झंडा है, यानी आपका जो झंडा है पाकिस्तान का, उसमें जो हरा रंग और उसके बाद उसके साथ एक व्हाइट पट्टी जो है, तो आपने कहा कि हरा रंग तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता और व्हाइट पट्टी जो है वो हिंदू या माइनॉरिटीज जो वहां पे हैं, जिसमें सिख भी शामिल हैं, क्रिश्चियन भी शामिल हैं और बाकी सारे लोग भी शामिल हैं, उनका वो रिप्रेजेंटेशन था। वहीं आपने ये कहा कि लगभग 25-26% थे हिंदू जब 47 में डिवाइड हुआ पाकिस्तान, है ना। 3.5-4 करोड़ की कुल आबादी थी जब पाकिस्तान अलग बना। तो उस हिसाब से आप 25% की संख्या जोड़ लीजिए तो लगभग वो 70, 72, 75 लाख के आसपास की आती है अगर रफली कैलकुलेट करें तो। लेकिन अब वहीं पर एक सवाल ये आता है कि इस्लाम के नाम पर 1947 में जिन्हों ने ये मुल्क मांगा पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर ही वो मुल्क बना, जिसको कि बड़े शान से मैं हर दूसरे पाकिस्तानी के मुंह से सुनता हूं कि साहब कलमे के नाम पर हमारा मुल्क बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह के नाम पर हमारा ये मुल्क बना है। तो साहब जब इतनी क्लियरिटी थी मुल्क बनने में कि केवल और केवल इस्लाम के लिए ये मुल्क बना है, इस्लाम की जमीन पर ये मुल्क बना है, तो फिर झंडे में वो चौथाई हिस्सा माइनॉरिटी को किस कॉन्सेप्ट और किस फिलॉसफी के तहत दिया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, नाम तो लिया गया इस्लाम का, अगर बात की जाए तो कौन सा ऐसा काम है जो पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी मुल्क के अंदर जो होना चाहिए यहाँ पर है, कोई ऐसा काम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अ, ज- जिन्ना साहब ने, जब आपको पता है कि आप जरा पीछे चले जाएं, टू नेशन थ्योरी के ऊपर चले जाएं, तो जिन्ना साहब पहले आपको पता कांग्रेस के अंदर ही थे, तो एक मुत्तहिदा मुल्क की आज़ादी के लिए ये काविश कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नेहरू जी और गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से लैंड रिफॉर्म के बारे में पता चला कि जी लैंड रिफॉर्म हो रही हैं, और जो बड़े-बड़े जिम्मेदार थे उस वक्त के, जो जिन अंग्रेजों के पिट्ठू थे, खास तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान का एरिया, वो सारे के सारे उनको यहाँ पर जमीनें अलॉट की गई थी। उन्हें जब ये पता चला कि जब ये हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो हमारी तो जमीनें, ये फिर अगर इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट पूरे मुल्क के अंदर बनी, इन्होंने तो सारी जमीनें हमसे छीन लेनी है। तो वहां पर एक जो प्लानिंग की गई, बज़ाहिर तो ये बताया जा रहा है कि वो प्लानिंग इस्लाम के नाम पर की गई, एक अलहदा जो मुल्क है मुसलमानों के लिए की गई। मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि उसके साथ साथ एक जो प्लानिंग हुई थी उस वक्त, वो यही थी कि एक जो वडेरे हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो जागीरदार हैं, उनको एक शेल्टर देने के लिए, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये मुल्क बनाया गया। इस्लाम का सिर्फ नाम लिया गया। मुझ जैसे जो उस वक्त करोड़ों जो मुसलमान थे, हम जैसे, जिनको बेवकूफ़ बनाया गया इस्लाम के नाम पर, और जो उस वक्त से आज तक यरगमाल बने हुए हैं। उस वक्त वो उन वडेरों के यरगमाल थे जो कायद-ए-आज़म के साथ थे, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे उस वक्त। आज वही देखें, उन्हीं की नस्लें, उन्हीं के जो बच्चे हैं, वो एलीट क्लास जो एक है, वो बड़े ज़िम्मेदार हैं। आज वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं, बड़े-बड़े वो ये समझे कारोबारी शख्सियात बन चुकी हैं, और वही इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं पिछले 75 सालों से। उन्हीं की जो नस्लें हैं, जो जिनके बाप दादाओं ने बोला था कि जी हम इस्लाम के नाम पर ये मुल्क हासिल कर रहे हैं, और वही हम्म। अभी भी इस्लाम के नाम पर इन लोगों को बेवकूफ पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, ये इस्लाम के नाम पर इनको बहुत जल्दी बेवकूफ बनाया जाता है। इमरान खान साहब पीछे एक जलसे के अंदर तकरीर कर रहे थे, तो जब वो तकरीर तकरीबन वो स्पीच उनकी कंप्लीट हो गई, तो उनके पीछे से उनके एक फॉलोअर ने बोला कि जी अब बाकी सारी बातें होगी, अब यहाँ पर इस्लामी टच दे दें। तो उन्होंने साथ ही में वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कब बोला था, ऐसे किया था, और इस तरह की वो उन्होंने बातें शुरू कर दी। हम देखें, ये जब से मुल्क नहीं बना था तब भी इस्लाम का नाम लिया गया, तब कलमे का नाम लिया गया, अलहदा से मुल्क बनेगा, वो सारा किया गया। जब मुल्क बन गया तब भी मुख्तलिफ जो वजूहात हैं, देखें उसको सामने रख के, जब भी कोई इनके पास कोई काम करने को नहीं होता, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट करने को कुछ नहीं होती, मुल्क के अंदर कुछ लोगों को रिलीफ देने की बात नहीं होती, कुछ ऐसा काम नहीं होता, तो फिर ये कोई ना कोई इस तरह का काम करते हैं कि जिससे ये बताते हैं कि जी इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो खतरे में है, इंडिया हम पर हमला कर देगा, इंडिया हमें हम पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि
तारीख जो है आपको मुझसे बेहतर जानते हैं, समझते हैं कि जो चारों के चारों जंगें हैं वो किसकी तरफ से शुरू गई, वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी जब भी इनके पास कोई चूरन देने को नहीं होता, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे सियासतदान हैं, तो ये इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, सबसे पहले इस्लाम का नाम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो नाम होगा वो इंडिया का होगा कि जी इंडिया जो है वो हमारे ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश कर रहा है, हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। तीसरा उनके पास जो होता है वो कश्मीर का राग अलापते रहते हैं कि जी कश्मीर जो है वो उस पे गासबाना इंडिया ने कब्जा किया हुआ मुसलमानों के ऊपर। और उसके साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर जो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मीडिया है उसके अंदर बताया जाता है, हमें इस तरह की खबरें क्रिएट की जाती हैं, जनरेट की जाती हैं कि इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जो मोदी हुकूमत है बहुत ज्यादा तशद्दुद कर रही है। आए दिन कुछ इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि जिसकी वजह से मुसलमानों को वहां पर बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक माइंड सेट क्रिएट किया गया है पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम और इंडिया और इस तरह की सारी चीजों को इकट्ठा करके हमारे जो लोग हैं उनको उनका ब्रेन वॉश किया गया है। ये सारी चीजें मिलकर फिर एक जो आम जो एक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चों की यहाँ पर जो पाकिस्तान स्टडी की बुक है आप उनको देख लें, उसके अंदर भी इस तरह की चीजें बताई गई हैं, जो बताई जाती हैं बच्चों को बताया जाता है। बल्कि टीचर खुद, मेरे एक टीचर का इंटरव्यू किया था, वो इंडिया को इतना बुरा भला कहती थी, हालांकि फीमेल टीचर थी। तो जो ऐसी टीचर इस तरह का माइंड सेट रखती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को, जो उसके पास स्टूडेंट है, वो क्या पढ़ाती होगी, यही पढ़ाती होगी ना कि आपने बड़े होकर एक जहादी बनना है, आपने बड़े होकर जो है इंडिया के मुसलमानों को उनसे आज़ाद करवाना है, या कश्मीर के अंदर जाकर आपने कश्मीर को आज़ाद कराना है। जब इस तरह के सारे हालात रहेंगे और मजहब का कार्ड खेला जाएगा पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और मैं नहीं समझता कि हमारे जो लोग हैं इतने अवेयर हैं, उन्हें ये पता हो कि हमें हमारे क्या हकूक हैं, हमें हमारे मुल्क को तरक्की मिलनी चाहिए क्या है। यहाँ पर जब भी कोई काम हो। बिल्कुल मुजफ्फर जी, आपने ये कहा, इस सवाल के जवाब में जब आप ये कहते हैं ना, मेरा मेरा सवाल तो यही था कि कलमे के नाम पे बना हुआ मुल्क, इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क, अगर मजहब की बात न करे तो और करेगा क्या? तो मेरा ये जो सवाल था कि भाई चौथाई हिस्सा झंडे में सिर्फ सफेद कर देने से तो मामला सफेद हो नहीं जाता। यहां तो ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान मजहब के आधार पर ही बना। अब जो पाकिस्तान मजहब के आधार पर बना, वो अगर बात नहीं करेगा मजहब की तो क्यों ना करेगा? अच्छा, एक चीज जरा मैं आपसे अलग तरीके से पूछूंगा, मैं टीटीपी पे आपसे अलग से पूछना चाहता हूं, क्योंकि उसको लेके यहाँ भी जरा मेरे अपने पास तो सवाल नहीं है। मैं जानना चाहता हूं दरअसल कि ये किस तबीयत की पार्टी है। खैर, पाकिस्तान की कोई भी पार्टी हो, तबीयत उसकी एक ही होती है भारत के मामले में। लेकिन एक चीज बताइए, मैं बार बार आपसे जब आपके चैनल पर बात हो रही थी तब भी मैंने एक बात कही थी कि आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। तो क्या जो चूरन देके इस्लाम का 47 में आपने बताया कि जमींदारों की उसके पीछे इंटरेस्ट था और कई कॉमन इंटरेस्ट थे जिन्ना की अपनी पॉलिटिक्स थी, ये सब तो था। लेकिन क्या यही वजह है कि इस्लाम के नाम पर बनने के बाद बाकी सब छोड़कर एक इमेजिन करने वाले वर्ल्ड में जीना, इसने पाकिस्तान के आवाम को आज तक किसी एक सॉलिड तरीके से सोचने, भीड़ के अलावा कुछ सोचने के लायक ही नहीं बनाया? ऐसा लगता है कि आपको? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए इस वक्त भी, देखिए मैं अभी आपको बात बताऊंगा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने तकरीबन 4.5 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की। तो 4.5 साल के अंदर कोई इस तरह की उनकी पॉलिसी नहीं थी, कोई ना जो इकोनॉमी को बेहतर कर सके, या हम इंटरनेशनल रिलेशन जो थे हमारे, उन्होंने इतने खराब कर दिए थे, खासतौर पर इंडिया के साथ भी देखा जाए, यूएई के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी, मलेशिया के साथ, तुर्की के साथ, इवन चाइना के साथ भी। तो इन अब ये आप देखें कि इमरान खान को जब हटाया गया हुकूमत से, मैं अवाम की बात, आपको अवाम की बात बता रहा हूँ। तो जब इमरान खान अपने आप को मजलूम उन्होंने पेश किया कि ये देखें जी, मुझे, मैं तो बहुत काम करना चाहता था, मैं तो ऐसे करना चाहता था, तो मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो 80% अफराद हैं जो वोट देने के अहल हैं,
वो इमरान खान के साथ हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है जिसको अब एस्टेब्लिशमेंट तोड़ने की कोशिश कर रही है। कभी कोई नई पार्टी बना रही है, कुछ कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। लेकिन मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अवाम इतनी इसको मैं समझूंगा कि बेवकूफ है, इतने ये पंजाबी में हम कहते हैं लाई लग, ये लाई लग किस्म के पाकिस्तानी कौम है। ये कौम तो है ही नहीं, ये हजूम है। ये जो एक बंदा होता है वो इस तरह भागा जा रहा तो ये सारे उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग से। इन्होंने सोचना ही नहीं कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारे मुल्क का इंटरेस्ट किस में है। जैसे आप इंडिया के अंदर देखें कि आपके अगर कोई 4-5 साल कोई गवर्नमेंट करता है, कोई रूल करता है, अगर उसकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, उसको मुल्क को अच्छे तरीके से नहीं चलाता, तो अगली बार उसको आप वोट ही नहीं देते। मैं आपके जो स्टेट के इलेक्शन देखता हूँ, बड़ा हैरान होता हूँ, सरप्राइज होता हूँ कि यार ये क्या है, एक दफा एक बंदा आया, अगली दफा वो नया बंदा आ गया, फिर अगली दफा वो उसको वोट ही नहीं देते। हमारे यहाँ पर क्या है कि जी लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है कि वो अगर जैसे कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में अभी ये देखे कि लोड शेडिंग का क्या हाल है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में इसको बिल्कुल भी कोई काम किया ही नहीं, ना कोई नए डैम बनाए, ना ही जो हमारे ग्रिड स्टेशन थे उनको कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। तो अभी भी लोड शेडिंग है। लेकिन अवाम क्या है, अवाम सारी बातें भूल जाती है। अवाम ये कहती है कि यार ये बंदा जो है ना इसके ऊपर ज्यादती हुई है, हम इस वजह से इसको वोट देंगे। कोई मंशूर का नहीं पता यहाँ पर के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है वो क्या होगा। वो सियासत करेगा तो ये बोलेगा जी ये देखें जी मेरे ऊपर केसेस बनाए गए हैं, मुझे मुल्क से बाहर निकाल दिया गया था, लिहाजा आप मुझे वोट दें। पीपल ठीक पार्टी बात। क्या कहती है जी, पीपल पार्टी क्या कहती है जी कि जी ये देखें जी ये सिंध हमारी जमात है, सिंध को उसके हकूक नहीं मिलते, हमें जो महरूम रखा गया है, ये किया गया है, और हमारे जो बाप थे उनको एस्टेब्लिशमेंट ने कत्ल करवा दिया था, हमारी जो माँ है उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कत्ल करवा दिया था, लिहाजा हमें वो वोट दें। इमरान खान क्या ठीक बात कहता है। है जी, मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया। यानी कि मुल्क की तरक्की और मुल्क की इंटरेस्ट के ऊपर कोई वोट ना तो मांगता है और ना ही हमारी आवाम जो है वोट देती है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की जो मुआशी इस वक्त और सियासी ठीक हाल। बात है। और आपने कहा ना कि ये क्या भीड़ है, एक हजूम है और उसकी शक्ल है। तो ये बात 1971 में यानी 1971 में प्रूव भी हुई। आपस में ही हेट्रेड भाई, कलमे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर एक हुए और उसके बाद मुसलमान भी साथ नहीं रह पाए, तो कहाँ चली गई टू नेशन थ्योरी। अच्छा मुजफ्फर जी, एक इस्लामिक चूरन जो वर्ल्ड वाइड है, आपके यहां भी खूब बिकता है, हमारे यहां भी खूब बिकता है, ये गजवाए हिंद क्या बला है। और इसकी हिंदुस्तान के तरफ से या पाकिस्तान के लोगों में या आम पाकिस्तानी, चाहे वो मजहबी है, और देखिए बार बार मैं कहता हूं ना, जब मैं पाकिस्तान की बात करूंगा तो मजहब उसमें शामिल है क्योंकि उसकी पैदाइश में शामिल है। तो मैं ये बात ही नहीं कर सकता और ये बात बड़ी अनमनी सी रहेगी, अजीब अटपटा लगेगा कि मैं पाकिस्तान कहूं और कहूं कि मजहबी पाकिस्तान। अरे मजहब ही तो पाकिस्तान का जमीन है। तो ये गजवाए हिंद नाम के चूरन का क्या हाल है पाकिस्तान की जमीन पर और आम पाकिस्तानी के। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे जो माइंड सेट चेंज हुआ उससे पहले मेरे क्या ख्यालात थे, वही एक आम हम्म। पाकिस्तानी के, बल्कि मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं उनके वही ख्यालात हैं। हमारा ये था कि जो इंडिया का खित्ता है, ये इसको हमने डिस्कवर करना है, इसके ऊपर हमला करना है, इसको हमने जैसे भी हो, अगर हमारी हुकूमत करती है नहीं करती, लेकिन हम खुद से कुछ ट्रेनिंग लें, कुछ जहाद की ट्रेनिंग लें, कुछ इस तरह से करें तो हम जो है एक जहाद करें। देखिए इसमें अब मैं कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं अगर खुल के करूंगा तो शायद आप कल मुझसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे, मुझे मेरा नंबर आपको बंद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं उनके जहन में यही है कि किसी ना किसी तरीके से हमने इंडिया के साथ जहाद करना है, जिसे गज़वा हिंद का नाम दिया जाता है, और हमने इनके ऊपर कब्जा करना है। इनके ऊपर कब्जा करके यहाँ पर एक आम बात होती है कि हमने दिल्ली के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का झंडा, जो लाल किला है उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लहराना है। उसी माइंड सेट को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी जमातें हैं, वो भी काम कर रही हैं। कुछ यानी उलमा कराम हैं, वो भी ऐसे बात करते हैं कि जहाद एक आम, देखिए जहाद तो आजकल उसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो वो एक अलग हम चले जाएंगे, लेकिन आम एक पाकिस्तान की मैं बात बता रहा हूँ। एक आम पाकिस्तानी यही सोचता है कि हमने, हमारी जो हुकूमत है वो इंडिया तक जानी चाहिए और हमें
किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर हमला भी कर देना चाहिए, इंडिया के ऊपर कब्जा भी कर लेना चाहिए। और ये माइंडसेट है, और ये माइंडसेट जो उसकी जो तशरीह की जाती है, हमारे उलमा कराम भी कुछ अहादीस मुबारक हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उनको कोट करते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि जी हमारे जो, मैं जिस चीज पे बिलीव अब करता हूँ वो यही है कि जब मोहम्मद बिन कासम ने इस वक्त उस वक्त हिंद के ऊपर हमला किया था, वो हदीस उस वक्त कंप्लीट होगी, वो पूरी होगी। लेकिन कुछ अभी भी उलमा कराम ये हैं वो जो लोगों के दिमाग में भरते रहते हैं कि भाई जब तक हम इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं कर लेंगे तो हम्म। तब तक हमें जो है वो आराम से और चैन से नहीं बैठना चाहिए। उसके लिए हमें हर वक्त तैयारी भी करनी चाहिए, और हमारी फौज या हमारी आर्मी जो है उसको भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए कि हम हमारी जंग हो इंडिया के साथ, और हम इंडिया के ऊपर कब्जा करें, और वहां पर लाल किले के ऊपर जो पाकिस्तानी परचम जो है वो लहराना चाहिए। ये एक आम जो पाकिस्तानी है उसकी मैं सोच आपको बता रहा हूँ। इसी को गजवाए हिंद का नाम दिया जाता है, और उसी को फिर साथ में अहादीस के साथ अटैच कर दिया जाता अटैच कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि गजवा हिंद नाम का चूरन जो है वो पाकिस्तान में कायदे से बिक रहा है, और सदियों से बिकता बिकता रहा है, और आगे भी मुझे लग रहा है कि उसकी पूरे बिकते रहने की गुंजाइश है। बहरहाल, अच्छा, इतनी सारी बातें कर ली आपने। जो ये तस्वीर खींची उसमें आपका एक जो एक लाइन थी जिसको मैं वापस लाके दर्शकों के सामने रखूंगा। आपने कहा कि बहुत ज्यादा अगर इस पर खुल के बात करूंगा तो कल हो सकता है कि मैं आपसे संपर्क न कर सकूं और आपका नंबर बंद रहेगा। ये वो बात है जो मुझे लगता है कि 10 घंटे अगर कोई चर्चा हो और उसमें जो बात निकल के आए, उससे ज्यादा बड़ी और कड़ी और खरी बात वो आपकी इस एक लाइन में थी। बहरहाल, मुजफ्फर भाई, अगर इतनी सारी नफरत की बात हुई आपसे, लगातार और भी बात होगी प्रारब्ध के इस मंच पे, एक हालिया हाँ, मैं अगर एक लाइन में आपको बोलूं कि ये जो नई एक पार्टी, नई एक तंजीम जो वहां पर बनी है, पॉलिटिकल तंजीम, तो उसका दरअसल क्रिएशन किसने किया है, बड़ी चर्चा है उसकी, और उसकी तबीयत के बारे में भी बड़ी चर्चा है। तो जरा शॉर्ट में बताएं तो मैं फिर एक खुशनुमा बात की तरफ चलूंगा। है। ये जमात है, टीएलपी इसका नाम है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नाम है। देखें, पहले जो भी जितनी भी जमातें थी पाकिस्तान के अंदर, जो मजहबी जिनको दिया जाता है, उनमें जो मौलाना फजल रहमान की जमात थी, जमीयत उलमा इस्लाम उसका नाम है, वो मेन थी। लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तान के जो मसलक हैं ज्यादातर, उसमें अहले सुन्नत है, उसमें अहले सुन्नत के अंदर बरेलवी है, फिर देवबंद है, फिर अहले हदीस हैं। लेकिन जो मोस्टली पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, ज्यादातर जो मसलक जो है वो बरेलवी मकतबा फिक्र के, ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो बरेलवी मसलक के लोग हैं। तो हम्म। बरेलवी की कोई मजहबी जमात अच्छी नहीं थी। एक जमात थी ताहरुल कादरी की, लेकिन ताहरुल कादरी ने जिस तरीके से वो जाकर बैठ गए कनाडा में, और कुछ उनके मामला थे पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद में कमी हो गई। तो एक गैप था कि मजहब का चूरन खरीदने वालों की तादाद की लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी, लेकिन बेचने वाली कोई फ्रेंचाइज नहीं थी। तो एक नई ओहो। फ्रेंचाइज जो है वो वहां पर बनाई गई। तो उसके पीछे कहा यह जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका हाथ है। तो टीएलपी के नाम से एक जमात बनाई गई, और वो बड़ी कामयाबी के साथ उसका जो है वो लॉन्च हुआ। बहुत पहले दिन ही बहुत ज्यादा सेल हुई उसकी पाकिस्तान के अंदर। अब वो मेरे नजर में जो पंजाब की तीसरी बड़ी जमात बन चुकी है। पहले नंबर पर ओहो। नून लीग और पीटीआई, दूसरे या तीसरे नंबर पर ये समझे कि टीएलपी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और बहुत ही तेजी के साथ उसकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अभी भी आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े जुलूस से जो उनके निकल रहे हैं, उनके जो हैं लीडर हैं साद रिजवी साहब, उनके पहले जो थे वो तो फौत हो गए, लेकिन अब भी उनकी मकबूलियत इतनी है पाकिस्तान के अंदर, और तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। और मुझे आइंदा आने वाले दिनों में ये नजर आ रहा है कि जो ये इस इलेक्शन में हो सकता है कि कोई इतनी ज्यादा सीटें ना हासिल कर सके, लेकिन जो कुछ 4-5 साल बाद इलेक्शन होंगे उसमें हो सकता है कि वो हुकूमत ही इस जमात की बन जाए। तो ठीक अगर बात है। इस जमात की हुकूमत बनती है तो जैसे कि आपको पता है कि उनके जो नजरियात हैं, उनके जो अकायद हैं,
वो वही है जो आम पाकिस्तानी एक सोचता है कि जिस तरह के इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने या इसराइल के साथ या अमेरिका हम्म। के साथ, तो वो ये चाहते हैं कि जो है इस्लाम के नाम पर बने, और जो भी काम हो वो ये समझे कि हमें गज़वा हिंद करना है या हमने इसराइल को हम्म। तबाह करना है या हमने इस तरह के काम करने, तो उनके पीछे वही एक माइंडसेट है उनका। चलिए, इसका मतलब जो इतिहास रहा है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के बनाने वालों का या उस पर राज करने वालों का, या वहां की एक जो पूरी बड़ी भीड़ है, उसमें उसका इतिहास भी वही है, वर्तमान भी वही है, और उसका फ्यूचर भी आपने जिस हिसाब से कहा टीएलपी के जरिए, वो फ्यूचर भी उसी तरह का दिख रहा है। अच्छा, इतनी सारी बात हमने की, टुकड़े टुकड़े में और भी बात आपसे करते रहेंगे इस चैनल पे। चलते चलते अगर एक ऐसा विषय जो हिंदुस्तान में इस समय, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में, देखिए अब भारत में क्या है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान को लेकर चर्चा नहीं होती, ये हकीकत है। अब आप, खुला मीडिया है, यहाँ के चैनल भी वहां दिखाई देते हो, आपको याद नहीं होगा कि पिछला पाकिस्तान सेंट्रिक कार्यक्रम इंडिया के किसी चैनल पर कब किया गया है ना। तो धीरे धीरे इंडिया के नैरेटिव से जो है वो पाकिस्तान नीचे आता जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, यानी 2-3 दिनों से, एक नए तरह की पाकिस्तान को लेकर चर्चा है। एक मोहतरमा है सीमा हैदरी। सीमा हैदरी साहब जो है, ये मोहतरमा जो है वो पाकिस्तान से जाती हैं, पाकिस्तान से वो दुबई या शारजाह जाती हैं, वहां से होके ये काठमांडू यानी नेपाल आती हैं, और नेपाल के बाद ये भारत चली आती हैं। और मजे की बात आपको ये बताऊं, सिर्फ भारत नहीं आती हैं, बल्कि मैं जिस प्रदेश से बात कर रहा हूं, 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके सूबे में आती हैं, और आके बाकायदा एक हमारे यहाँ जो बंदा है उसकी बीबी बन के आती हैं। और सिर्फ अकेले नहीं आती हैं, 28 साल। मैं तो ये सोच रहा था कि पहले, कि जब मेरे पास ये खबर आई तो मैंने सोचा इतना कम उम्र का लड़का दिख रहा है, उसने 4 या 5 बच्चे, उसकी माँ के साथ जो है इस तरह का रिश्ता कैसे बना। तो बाद में मुझे पता चला कि सिर्फ 28 साल की हैं सीमा। और अब सीमा बाकायदे एक अवैध नागरिक, अवैध होने की वजह से अरेस्ट हुई, फिर वो दोनों रिहा हो गए। रिहा होने के बाद बाकायदा उन्होंने हिंदू धर्म अपना भी लिया है। और वो, आज मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, वो बाकायदे तुलसी की पूजा भी कर रही थी, जल भी दे रही थी, एक जो सनातनी परंपरा है। पाकिस्तान में इस चीज को लेके कोई बातचीत है कहीं? पाकिस्तानी मीडिया सोया हुआ है इस खबर को लेके, यहाँ पर कोई इस तरह की चर्चा नहीं हो रही। पहले 1-2 दिन हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें कुछ इस तरह की बातें करने से रोक दिया गया है, या नहीं कर रहे वो। क्योंकि ये, इसमें देखिए 2 चीजें हैं इसमें। जो चीज फील होती है एक आम पाकिस्तानी को, या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारी जो गवर्नमेंट है, तो 2 चीजों की बदनामी। एक तो इस्लाम की बदनामी हुई सबसे पहले, कि एक मुसलमान जो लड़की है उसने अपना मजहब जो है वो छोड़ के हिंदू मजहब जो है वो उसको अडॉप्ट किया है। आज तक हमें, जो जब से मैंने होश संभाला है, तकरीबन 50 साल, 52 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने इस तरह की खबर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर नहीं कभी देखी। होता होगा कि कुछ जो मुसलमान हैं उन्होंने इस्लाम को छोड़ा होगा, लेकिन हमारा मीडिया कभी भी इस तरह की खबर को यहाँ पर हाईलाइट नहीं करता। और दूसरा, हम्म। अगर एक देखें, एक शादीशुदा औरत इस्लाम के अंदर देखें, अगर आपकी शादी हुई हुई है, तो आप जब तक उससे तलाक ना ले लें और आगे शादी ना करें, उसमें भी तकरीबन 4 माह 10 दिन का टाइम होता है इस्लामी नुक्ता नजर से। लेकिन क्योंकि उसने अब इस्लाम छोड़ ही दिया, उसका वो, जब इस्लाम छोड़ दिया, उसका शोहर से रिश्ता भी खत्म हो गया, तो उसके लिए तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन इस चीज को लेके यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो जरूर डिस्कस कर रहे होंगे, जो पाकिस्तान के खास तौर पर उस एरिया के लोग के सिंध के जो फोर्स कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा धचका पहुंचा उनकी जो वहां पर कोशिशें, क्योंकि हम तो हिंदू की लड़कियों को अगवा करके मुसलमान बना रहे हैं। ये हमारी जो मुसलमानों की अपनी जो लड़की है, वो हमारा मजहब छोड़कर हिंदू धर्म उसने अपना लिया है। तो यहाँ पर इस वजह से हमारे मीडिया के अंदर खबर को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है इसको, बल्कि ढांपा जा रहा है। लेकिन इंडिया के मीडिया में बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। हाँ, अगर कोई एक लड़की इंडिया से, जो हिंदू लड़की पाकिस्तान आ जाती इसी तरीके से, किसी मुसलमान के साथ शादी कर लेती, तो यहाँ पर जश्न का समा होना था। आप देखते कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह फिर चीख चीख कर यहाँ पर बताता कि ये देखें जी कि एक हिंदू लड़की जो है वो पाकिस्तान आ गई है और उसने
एक मुसलमान लड़के से शादी कर ली है। अब ये काम क्योंकि बिल्कुल उलट हुआ है, इस वजह से इस चीज को जो है पाकिस्तान के अंदर ज्यादा कवरेज नहीं मिली, और ना ही उनको मेरे ख्याल में इतनी आजादी है कि वो इस चीज को ज्यादा यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक बात। मुजफ्फर भाई, आपने काफी हमें समय दिया, और समय देने के साथ साथ हमने जो है आपसे, ये चूंकि इस चैनल पर पहली बातचीत है, तो हमारे दर्शकों को भी एक हमने जानबूझ के कई सारे ऐसे डॉट्स थे जिसको आज एक खाका खींचा है, ताकि आगे जब आप से बातचीत हो तो उन तमाम डॉट्स को हम फिल करेंगे, और फिर अलग अलग विषयों पर लंबी चर्चाएं, और एक एक छोटे एक विषय पकड़ेंगे, उस विषय पे हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से क्या मतलब, हम ये नहीं कह रहे कि 40 घंटे की चर्चा करेंगे, हाँ जो एक फॉर्मेट है उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें पाकिस्तान के बारे में यहाँ के लोगों को जानने की इच्छा है, हम और चीजों पर बात करेंगे, और आप उस तबीयत के आदमी हैं कि आपके पास वो खबरें हैं, तो मुझे लगता है कि हम प्रारब्ध के इस मंच के साथ एक सही जगह पर पहुंचे हैं, अगर पड़ोस में गए हैं, हालांकि बिना टिकट गए हैं, बिना वीजा गए हैं। तो हालांकि आप सीमा हैदरी को देखिए तो उन्होंने तो क्या क्या कर लिया, बस वीजा और नहीं लिया उन्होंने, उसके अलावा सब कुछ कर लिया। बहरहाल आज की चर्चा मुझे लगता है कि दर्शकों, हम सबकी तरफ से मुजफ्फर चौधरी साहब को आज इतना समय देने के लिए और आगे आते रहने के वादे के साथ आज के लिए करते हैं विदा, और आपसे विदा लेते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। तो मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ लेते हैं। मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने मंच पे मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो अपनी राय है, अपने इलाके के जो मसाइल हैं, खासतौर पर हिंदू मिनोरिटी के मसाइल हैं, वो आपके सामने रख सकूं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज में हर जो जिस चैनल पे भी मैं जाता हूँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो जैसे हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे उलमा कराम, हमारी गवर्नमेंट, हर कोई इंडिया के मुसलमानों के बारे में बात करता है कि जी इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर होता है, वो होता है या नहीं होता वो अलग बहस है, लेकिन यहाँ पर आवाज जरूर उठाई जाती है। लेकिन मैंने ये वाली आवाज जो है कभी इंडियन मीडिया के ऊपर या इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं या इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये आवाज कभी नहीं सुनी कि उन्हें हो कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। तो मुझे ये थोड़ा सा गिला है आप लोगों से। बिल्कुल, लेकिन जो इस समय हमारी सरकार है उसने जरूर सोचा है, और सिर्फ सोचा नहीं है बल्कि उसने बाकायदे काम किया है, और उस काम का नाम है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस पर हम CAA पर, जिसमें मुसलमानों को छोड़ के, बाकियों को छोड़ के जो माइनॉरिटी हैं यानी हिंदू जो हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इसके अलावा श्रीलंका में और जो सार्क कंट्रीज हैं, वहां से अगर वो भारत आना चाहते हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता देंगे। इस पर अगली बातचीत हम आपके साथ करेंगे और जानना चाहेंगे कि आप या पाकिस्तान क्या सोचता है CAA, ये जो डिसीजन है। तो आपने कहा कि मीडिया में भले बात ना हो, लेकिन सरकार के स्तर पर काम हुआ है और सामने ये उस काम का नाम है CAA। तो अगली चर्चा मुजफ्फर भाई आपके साथ करेंगे CAA पर, उसी के साथ कुछ और विषयों को भी उठाएंगे। तो आज अपनी चर्चा यहीं खत्म करते हैं दर्शकों, और आप सभी को करते हैं